हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि रोज़ ना बहुत अच्छी खुशी से भरी हुई गुड मॉर्निंग होती है, आज ऐसा है नहीं क्योंकि हमारे उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सुप्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय श्री प्रहलाद मेहरा जी का निधन हो गया है। तो आज डीके स्टूडियो यानी कि अभय अभय उपाध्याय भैया द्वारा एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है। आज हम उसमें जा रहे हैं। अभी तक मतलब बिलीव नहीं हो पा रहा है कि क्या नाम है, प्रहलाद दा हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मतलब अभी फील भी नहीं हो रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या चीज़ हो गई है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। अभी हम जा रहे हैं श्रद्धांजलि समारोह में, मिलते दिन में। जो पता हमने जाने गए आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ओम शांति। आदरणीय प्रहलाद मेहरा जी, हमें तो अभी लग ही नहीं रहा है कि हम इनकी शोक सभा मनाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि मेरा और लाता का नाता 2008 से जुड़ा हुआ है। जब पहली बार प्रहलादा से मेरी मुलाकात हुई एक एल्बम के माध्यम से, क्योंकि मैं जानता था कि इस शख्स के अंदर बहुत कुछ छुपा हो। उनके गीतों को जब मैंने सुनते तो हम बचपन से ही थे, लेकिन इनकी आवाज़ एक अद्भुत और एक अलग तरह की, जैसा आपने कई सिंगर्स को सुना होगा, उनकी आवाज़ में एक होता है अपनी, इसकी आवाज़ ऐसी है, इसकी आवाज़ ऐसी है, लेकिन एक प्रहलाद दा की आवाज़ में जो एक अंदर से जो भाव निकलते थे सुनते ही। उनके कई गीत, जैसे कैलाश बोला था कि कंपोजिशन उनकी इतनी बढ़िया होती, लोकगीत जब गाते थे तो ऐसा लगता था कि यार हम गांव में ही झोड़ा छपेली गा रहे हैं, चांचड़ी गा रहे हैं। तो पहली मुलाकात में ही मैंने उनको कहा था कि मुझसे जो भी होगा प्रहलाद, लेकिन आपका अभी नाम इतना आगे नहीं बढ़ा है जितनी कि आपका जितना आप में क्षमता है उतना अभी लोग आपको जान नहीं पाए। तो उसने बोला, यार मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो कलाकार हूँ, जिसने बुलाया गा दिया। पहले लोगों ने
दिल्ली ले गए, कैसेट बना दी, वीडियो बना दी, लेकिन अभी वो मुकाम मैंने कहा आपको हासिल नहीं हुआ है। और मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है संगीत के बारे में, क्योंकि मैं तो ना कलाकार हूँ, ना गायक हूँ, ना कुछ हूँ, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट है अपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति पे। और मेरे इस इंटरेस्ट को आप लोग आपके द्वारा ही आगे बढ़ना है, क्योंकि उस समय मेरे साथ गोविंद दिगारी जी और पप्पू कार्की जी मेरे से जुड़ चुके थे। लेकिन मुझे था कि एक ऐसा कलाकार प्रहलादा की मैं ही ऐसा लगता था कि यार ये कितना मतलब गहरा कलाकार है, कि इसकी कंपोजिशन देखिए, इनके गाने के बोल देखिए। तो मैंने कहा दाजू अब यार आप साथ में काम करेंगे कैसे भी, चलो आप स्टार्ट करो, मैं करवाता हूँ। तो हमारी जो पहली एल्बम निकली तो वो कहते थे यार आप, तुम और हम मुंशियारी के हैं, और तुम्हारा और हम मेरा गांव ऊपर नीचे है, क्योंकि हम लोग नाचनी के रहने वाले हैं। और वर्तमान में मैं डीडी हाट में हम लोग रहते हैं। तो तल्ला भैंसकोट मेरा गांव, मल्ला भैंसकोट हमारे प्रहलादा का गाँव। तो उन्होंने बोला चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी एक हमने एक मुंशियारी का, क्योंकि मुंशियारी की लोक संस्कृति पे भी उन्होंने बहुत काम किया। तो उसने बोला मेरे पास एक गाना है, उसको हम करते हैं, साली लसपाली बिना मकवाला। तो उस गीत में, उस एल्बम में वो गीत था। तो गीत सुनते ही जो है काफ़ी लोगों ने, मैं हम लोग, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र पिथौरागढ़ हो गया। तो पिथौरागढ़ में भी लोग काफ़ी उसको पहचानने लगे। तो धीरे धीरे वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। और प्रहलादा ने बोला जी सर जी आपके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा, जो मैं चाह रहा हूँ वो आप मेरे काम को आगे बढ़वा दें। तो मैंने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मैं जुड़ा, और इस जर्नी को लेते 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 मतलब इतने सालों से हमने अब साथ इतना गुजारा है। जब भी हम देहरादून जाते थे तो साथ ही जाते थे मुंशियारी। और जो मैंने प्रोग्राम शुरू किए अपने जोहार महोत्सव 2009 में हल्द्वानी में, उसके बाद हमारा गैल पातल महोत्सव मुंशियारी के किसी गांव में हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के दिन करते हैं। और तीसरा जो हमारा मेगा इवेंट था डीडी हाट का नंदा महोत्सव। तो मैंने इन्हीं कलाकारों को लेके मेरे को हिम्मत आती थी कि यार मेरे साथ प्रहलाद मेहरा जी हैं, मेरे साथ गोविंद दिगारी जी हैं, मेरे साथ पप्पू कार्की हैं, अन्य कलाकार हैं। तो मैं उन्हीं को लेते हुए यार हम कहते थे यार हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम लोग 2-3 दिन वहाँ रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन आ रहा कलाकार दूसरे दिन चला जा रहा है। अक्सर महोत्सव में आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन हम लोग 5 दिन का हमारा नंदा महोत्सव होता था, हम 5 के 5 दिन वहीं रहते थे। और 5 के 5 दिन जब मर्जी दिन में गा लिया, कभी हम जंगल चले गए, कभी हमने वहाँ मस्ती करी। तो 5 के 5 दिन हम एक ट्रिप बना के जाते थे, मुंशियारी जाते थे हम 2-3 दिन, वहाँ आपस में बातचीत करते थे। क्योंकि जब हम आपस में बातचीत करते थे तो काफ़ी चीज़ें और भी चीज़ निकलती थी। तो उनके गीतों को लोगों ने पसंद करना शुरू किया धीरे धीरे। उसके बाद उन्होंने बोला यार मेरा एक क्षेत्र दानपुर भी है, तो दानपुर में मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो दानपुर की जो संस्कृति उन्होंने दिखाई एज ए मेरा दानपुरा गीत के माध्यम से, तो वो तो बहुत ही अतुलनीय है। उसकी तारीफ हमारे गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी बहुत की। उससे पहले का मैं एक वाक्य सुनाऊंगा कि जो उन्होंने गीत बनाया था शेरो मरतोलिया भाना दरमियानी। तो वो गीत को बोलते थे, जब वो रिकॉर्ड होके आया, क्योंकि प्रहलादा कह रहे थे यार मेरे से यार क्षमता नहीं हो रही मेरी, मैं मतलब नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब वो गीत निकल के ऑडियो से बाहर आया तो उन्होंने बोला यार ये गीत तो अद्भुत बन गया। इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा बन जाएगा गीत। अरे मैंने कहा अभी आप में बहुत जान है भाई प्रहलादा। अभी तो मुझे ये कहते थे ना वो, अभी हमारे जो संस्कृति है, लोक संस्कृति, उसका तो अभी खाली ट्रेलर बाहर है। अभी तो इतना चीज़ है कि जहाँ से निकालो वो चीज़ निकल जाती है। मैं जिस एरिया में जाता हूँ वहाँ के 2-4 पुराने लोगों से मिलता हूँ, वहीं मेरे को गीत पैदा हो जाता है।
तो जब शेरों मर्तुलिया का गीत जब हमने बनाया, यूट्यूब में अपलोड किया, तो दिल्ली में एक संस्था थी यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स। वो लोग क्या करते थे, उत्तराखंड के गीतों को, फिल्मों को वहाँ पे अवार्ड देते थे, बेस्ट सिंगर का, बेस्ट डायरेक्शन का, बेस्ट कैमरा का, बेस्ट जो कलाकार होते हैं, बेस्ट अभिनय का। तो उसमें वहाँ पे एक चंद्रकांत नेगी जी थे उनके अध्यक्ष। तो उनका कहीं से मेरा नंबर लेके मुझे फ़ोन किया कि ये गीत किसने बनाया और इस गीत की आवाज़ किसकी है। मैंने कहा ये तो हमारे लोक गायक प्रहलाद मीरा जी है, उन्होंने ये बनाया। बोले यार वो कौन हुए? तो मैंने बोला आप लोग नहीं जान पाएंगे उनको। तो बोले नया कलाकार है क्या? मैंने कहा नया कलाकार नहीं, 86 में उसकी पहली एल्बम आ चुकी है। तो बड़े मतलब तब उन्होंने बोला मेरे को उनकी सीरीज भेजो, कौन कौन से कैसेट उनके। अब मैं सबको पूछता रहा, जितने मेरे को याद थे मैंने लिखे, फिर मैंने कई लोगों को पूछा, और जब मैंने पूरा उनको एल्बम का लिस्ट दिया उनको, तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। मतलब इतने बड़े कलाकार को यार हम नहीं जान पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? और शेरों मर्तुलिया की जब गीत को, जब उन्होंने मुझे ये बोला कि इस गीत का परफॉर्मेंस यहाँ पे हम लोग करेंगे, और जो इस गीत में जिसने अभिनय किया है उन्हीं बच्चों को हमें यहाँ पे लाना है और उन्हीं से अभिनय कराना, कि ये बहुत ही अद्भुत गीत है। तो मैंने सभी कलाकारों को फ़ोन किया, जितना जो लोग जा सकते थे वो गए उस टाइम पे, क्योंकि प्रहलादा की टीम एक वन ऑफ द बेस्ट टीम थी। उसमें सांस्कृतिक जो मंच होता था, सांस्कृतिक दल जो होता था इनका, बहुत ही अभी भी देखे बहुत आकर्षक है। लेकिन उस ज़माने में उनके पास ऐसे ऐसे कलाकार थे अच्छे। इनमें से मेरे ख्याल से भी एक मंजू दिख रही मेरे यहाँ पे, बाकी तो सब लोग किसी की शादी हो गई, किसी की नौकरी लगी। तो जब दिल्ली में जब परफॉर्मेंस हुआ तो कह रहे थे यार मैं जब दिल्ली, मैं क्योंकि मेरे घर में कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण मैं नहीं जा पाया था। तो मैंने कहा प्रहलादा आप लोग जाओ। बोले यार मेरे को कोई नहीं पहचानता वहाँ कि है। मैंने कहा देख लो उस गीत को, मुझे लग रहा है कि कुछ होगा उस गीत का वहाँ पे। तो जब वो गए तो उनको वाकई में कोई नहीं पहचानता था, गए बेचारे किनारे बैठ के कहीं पे। और जब अनाउंसमेंट हुआ बेस्ट सिंगर का, तो बेस्ट सिंगर का अनाउंसमेंट होते ही जब वो स्टेज में गए, उसके बाद तो वहाँ पे दिल्ली में लोगों ने, जितने भी हमारा पहाड़ी उत्तराखंड का समाज था, उन्होंने उनको बहुत गले लगाया, यार तेरे जैसे अद्भुत कलाकार। जब उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी वहाँ पे, तो परफॉर्मेंस भी उनकी अद्भुत ही होती थी। तो उनका बहुत नाम हुआ, और उस गीत ने उस समय भी 4 अवार्ड जीते थे। कैमरा भी उसमें जीता था, बेस्ट सिंगर जीता था, बेस्ट डायरेक्शन उसमें किशन महिपाल ने वो गीत बनाया था, तो उसमें अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक दौर आया झुमक्याली एल्बम का। झुमक्याली एल्बम में भी काफ़ी उनका नाम आया। उसके बाद जो ऐजा मेरा दानपुरा जब बना, तो ऐजा मेरा दानपुरा फिर वहाँ पे यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स में उसकी धूम मच गई। फिर से प्रहलाद मीरा जी को बेस्ट सिंगर का मिला, और उस गीत को भी 6 में से 5 अवार्ड हम लोग, उसमें मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो इस तरह के कलाकार थे। मैं कहता था प्रहलादा को कि मैंने कहा अभी तो बहुत जान है दाजू आप में, आप तो ऐसे ऐसी चीज़ बनाए। बट मुझे वो कहते थे यार ठीक है मैं कर रहा हूँ, मेरी अब क्षमता है, मुझे लग रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं काम करूँगा। उसके बाद तो हमने छक्के छीना बनाया, सुंदरी नाग देवता उनके इष्ट देव हैं, उन पे उन्होंने मुझे बोला कि मैं इस पर करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप जो आपके दिल में है ना, मैं तो आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ आपको करना है, जहाँ आपको अच्छा लगता है वो करें। हम लोग उनके गांव में शूटिंग करने गए, हमारी पूरी टीम। ऐजा मेरा दानपुरा में 1.5 साल में गीत बना। तो हम उस दानपुर के एक एक मंदिर में, एक एक गांव में हमारी टीम विथ प्रहलादा पैदल गई है। शिखर बनार कितना ऊंचा है, वहाँ पे जाके, और जब वहाँ पे भगवती का अष्टमी का होता है उसी टाइम पे जाना हुआ, क्योंकि हमने ओरिजिनल शॉट्स लेने हैं उसके। ऐसा नहीं कि उसको कहीं पे झलकियाँ उसकी दिखा दी कहीं से लेके, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। उनकी एक तमन्ना थी कि दानपुर के एक एक चीज़ में, मेरे ख्याल से तू भी गई थी वहाँ पे, यहाँ पे है, हाँ चित्रा की बात कर। तो
इस तरह से वो सोचते थे यार कि जो निकले ना, बाहर निकले तो वो ऐसा निकले कि जैसे हम स्टेज में गाते हैं, क्योंकि फिल्टर हो गया तो थोड़ा सा चेंज हो जाती है आवाज़ भी, सब कुछ चेंज हो जाता, लेकिन वो उनका ऐसा काम करने का तरीका था। तो और फिर क्या करते थे वो, जैसे मेरे को कोई गीत पसंद आता था मैं उनको लिंक भेज देता था। जैसे अभी इससे पहले एक हमने ताम पीतो पीतल वाला गीत क्या हुआ, मैंने फेसबुक में बहुत चलता था, एक सरोजी टमटा अल्मोड़ा में उसके देखा, मेरे को उसकी धुन इतनी अच्छी लगती थी ना, हमारे वैसे लोग धुन भी बहुत अच्छा लगता था। तो प्रहलादा को मैंने फ़ोन किया, करे यार, मैंने कहा कहाँ हो यार, मैं देहरादून गया हूँ, वो ललित की प्यार के भी उसमें थे। मैंने कहा ये मेरे को गीत ना बहुत पसंद आ रहा है, तो भेजो आपको एक बार। भेजा तो कह रहा है ये तो मैं बहुत पहले से सोच रहा हूँ कि करने की। तो मैंने कहा समय आ गया और 8वीं आने वाली है हमारी। तो वहीं बैठ के मैंने मीना राणा जी को फ़ोन किया, मैंने कहा आप जाइए वहाँ, वो करिए। वहीं बैठ के वो गीत बना, क्योंकि वो गीत फोक गीत था तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसके जो शब्द उन्होंने वहाँ बैठ के बनाए। और जब वो गीत बाहर आया तो अभी मेरे को उसका वीडियो भी बनाना था, उसमें हमने, क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में उनके लिपसिंग वगैरह और जो हमारे नंदा महोत्सव की क्लिप्स हैं वो डाल के मैंने डाली है, लेकिन बहुत पसंद करते हैं इसको। फिर उसने कहा कि अब आई होली की बारी, होली में आपको हमारे नितेश भाई ने बधाई दिया है कि किस तरह से हमारी होली बनी, खड़ी होली 2 होली बनाई हमने, शूटिंग भी किया, साथ में खूब मौज मस्ती करी। और फिर कहने लगे यार मैं एक ना नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ मेरा गीत अगर बन जाए तो। हम लोग जब नेगी जी के घर गए थे तब उन्होंने एक हिंट दिया कि सर एक, मतलब नेगी जी को डायरेक्ट ही बोल दिया कि एक कंपोजिशन करते हैं, आदरणीय शिरदान पढ़ की है। तो नेगी जी ने कहा बनाओ, फिर देखते हैं कैसा होता है। वो गीत बना, नेगी जी ने भी उस गीत में गाया और उसकी बिल्कुल तैयारी अंतिम चरणों में हमारी थी। प्रहलादा इसी बीच 7 दिन तक देहरादून में रहे थे, उन्होंने कुछ अपने और गीत भी बनाए होंगे, इनकी शूटिंग पे वो रहे। और जब शूट पूरा हुआ तो मुझसे यही कहने लगे यार कि वो मेरी जो तमन्ना थी ना वो लगभग अब पूरी हो गई। जो मैं चाहता था, उनकी पोस्ट भी है फेसबुक पोस्ट में, देख लिया कि मैंने संस्कृति की उस ऊंचाई को छू लिया, अपने दोनों लोगों की फ़ोटो डाल के। बहुत खुश थे वो। मैंने कहा जल्दी इसको रिलीज़ करते हैं और एक और धमाका आपका आगे आएगा। बस एक दिन पहले की तो बात है, एक दिन पहले हम लोगों ने चाय पी, इस बारे में बात किया। 1 घंटे तक मैं उनके साथ बैठा था, क्योंकि मैं बहुत दिन से उनसे मिला नहीं था। तो मैंने कहा दादी आओ यार, मेरा घर बिल्कुल पास में ही है उनके। तो साइकिल पकड़ के आ गए मेरे पास, जब इनकी डेथ हुई उसके 1 दिन पहले की बात बता दी। और बहुत 1 घंटे तक बात की। बोले यार अब अच्छा हो रहा है, अब तो मैं मतलब करूँगा, और अच्छे अच्छे गीत मैंने अभी तैयार कर रहे हैं, सीख रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। मैंने कहा आप बढ़ते जाओ आगे, क्योंकि अब आपका टाइम बिल्कुल पीक में है। और वैसे भी आप साल में 1-2 गीत बनाते हो, वो गीत चलते ही चलते हैं। लेकिन अब दौर आपका अच्छा है कि आपको प्रोग्राम भी, मेरे को वही संकोच वो कहता था यार, मैं कहता था मतलब इतना बड़ा कलाकार है, लोग मतलब पर्सनली उनको, क्योंकि लोग को देखिए आज कलाकार 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए ले रहे हैं प्रोग्राम के। प्रहलाद जी हमारे पूरी टीम को लेके गाड़ी में बैठ के लोग कैसे जाते हैं वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर आके अब वो अपनी जेब से पैसा भी देना उनको, अब वो पैसा तो पता नहीं कब मिलेगा वहाँ से सरकार से। तो ऐसे उन्होंने अपने उसको एक सरलता से, टेंशन तो बहुत हुई ना, टेंशन तो बहुत थी उनमें, लेकिन वो अपनी टेंशन को किसी को शेयर नहीं कर पाते। वो कहते यार मैं टेंशन को शेयर करूँगा तो पता लगा यही टेंशन में आ गया। तो ये बहुत एक उनमें महानता थी उनमें। तो मुझे कहने लगे यार अब एक मेरी ये संस्था है ना, देखो मैं इतने साल से इस संस्था को चला रहा हूँ और इसका गोल्डन टाइम आ रहा है। अगले साल मेरा इस संस्था को 25 साल पूरे हैं। जनजागृति जो सांस्कृतिक कला मंच है, उससे कई बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे, तो 25 साल पूरे हो रहे हैं।
25 साल में इसको सर जी प्रोग्राम करना है। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, ये तो मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो आपने एक खुशखबरी जैसी सुना दी हमें यार 25 साल। मैंने कहा कहाँ करेंगे प्रोग्राम? उसने बोला यार बिंदु फतेह में करेंगे, अपने घर में, क्योंकि वहाँ पर हमारे बहुत लोग हैं, चाहने वाले हैं। फिर लोग हल्द्वानी से भी आ जाएंगे, हमारे गांव से भी आ जाएंगे, लेकिन उसको एक ग्रैंड प्रोग्राम। मैंने कहा डन है, अगले साल हम ये प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद फिर चले गए। उसी रात को हमारे देहरादून से 2-3 जो लोग हमारे वीडियोग्राफी करते हैं, गोविंद नेगी लोग, वो लोग आ गए। उनसे हमारा बहुत, वो प्रहलादा कहते थे यार, ये 5 पहाड़ी दगड़िया प्रोडक्शन नाम है उनका, उसमें 5 थे पहले जब हम शुरू में शूटिंग करने जाते थे। उसमें मतलब सब अच्छे, अब्बू रावत जैसे कलाकार, सोहन चौहान और सैंडी गुसाई, गोविंद नेगी। तो जब मैं शूटिंग में हम जाते थे तो वो मेरे से कहते थे यार ये देखो कितने ऊंचे कलाकार हैं। उस समय तो उनका डंका बजता था, शैलेंद्र पटवाल। वो देखो यार, कोई चाय दे रहा है यहाँ पे, कोई पानी पिला रहा है, कोई कैमरा चला रहा है, कोई इनसे सीखना चाहिए वैसे हम लोग ना। मतलब ये चाहते तो मतलब कहाँ है यार, हम कितना, आप कितना पैसा देते हैं इनको? मैंने कितना है वो 40-50 हज़ार रुपये दूंगा उनको ये गाने बनाने में। तो उनसे बड़ा इंस्पायर्ड थे वो। वही टीम शाम को आई तो हम लोग जब मुखानी होटल में बैठे थे, वहाँ से मैं जब वो भी टीम आती तो मैं प्रहलादा को ज़रूर फ़ोन करता था। मैं प्रहलादा को फ़ोन किया, मैंने कहा दाजू कहाँ हो? मैं यार घर ही में हूँ अभी तो। और मैंने कहा आओ फिर, यहाँ पहाड़ी दगड़िया आ रखे हैं, बैठते हैं। तो मेरे को ना वो शब्द उन्होंने बोला कि मेरी आज ना तबीयत थोड़ी ख़राब है। पहले दिन रात की बात बता रहा हूँ। और मैंने कहा फिर आपके साथ कौन है? बोले मेरी वाइफ है। तो मैं थोड़ा सा आराम से मैंने कहा चलो वाइफ है घर में, अकेले तो नहीं है, अकेले होता है तो हो सकता है हम जाते हैं उनके घर में। तबीयत खराब हो रही है, ये काफ़ी देर बात की उन्होंने, बड़े हंस के बात करी, बड़े उससे। मैंने कहा रहने दो ना, आप रेस्ट करवा दो। तो मेरी वाइफ की भी तबीयत खराब है, उनकी कल मेरे को रिपोर्ट लेके जाना है सुबह, और इस तरह की बात। फिर उन्होंने गोविंद नेगी को फ़ोन किया, मेरे इस बगल में बैठा था वो। यार सर का फ़ोन आया था ऐसे सर, मैं आ जाता हूँ फिर। तो मैंने ही मना किया, मैंने कहा मत बुलाओ अभी, तबीयत ख़राब है, यहाँ आके फिर हम लोग कुछ खाएंगे ये करेंगे और तबीयत ज़्यादा खराब है, उसमें मत बुलाओ। बस वही अंतिम बात उनसे थी। दूसरे दिन ऐसी मनहूस खबर आई तो यकीन ही नहीं होता। इतने मुझे तो लगता है कि महीने में 10-12 बार मिलते होंगे, 10-12 बार चाय पीते होंगे, साथ में बात करते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, वैसे बात करते हैं, गांव के बारे में बात करते हैं। अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि यार वो हम मतलब उनकी फ़ोटो यहाँ पे लग जाएगी, मतलब कुछ कहना ही नहीं आता। ऐसे कलाकार के बारे में क्या, सभी लोग जितने भी उनके टीम वाले हैं। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि इनकी जो टीम है उसको ऐसे ही चलने दें आगे को। मैं कल उनके घर भी गया था, उनके पिताजी से भी मिला, उनकी वाइफ से मिला, उनके बेटे से मिला। तो मैंने बोला मैं जितना कर सकता हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है ना, मैं जो हूँ मेरे कलाकारों की वजह से तो, नहीं तो मैं तो एक नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ, मेरे को क्या लेना देना इसी चीज़ से। तो प्रहलादा ने मेरे लिए जो किया है, मैं जितना ज़िंदगी में मेरे से जितना हो पाएगा मैं उनके लिए जो मेरी क्षमता है उनका मैं ज़रूर वो करूँगा। और इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए सभी कलाकारों से भी अनुरोध करूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा कि आगे आने वाली जितने भी उनके कार्यक्रम हैं, क्योंकि वो एक अकेले सिंगर थे अपने, तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि उस संस्था में साल में अगर 10-12 प्रोग्राम वो करते हैं तो उनमें आप लोग उनकी सहभागिता ज़रूर करें उसमें, क्योंकि बिना सिंगर के प्रोग्राम नहीं चलता है, बिना डांसर के प्रोग्राम नहीं चलता है। उनके गीत तो ऐसे हैं कि वो कैसेट में भी ये लोग 3-4 साल तक वो डांस करते रहेंगे ना, उसकी ये संस्था चलती रहेगी। लेकिन मैं जितने भी हमारे
कलाकार हैं, गायक कलाकार स्पेशली जो म्यूजिक वाले हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि जब जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग उनका साथ जरूर दीजिए, क्योंकि एक उसके लिए हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही कह सकते हैं। और मेरे से जितना हो पाएगा आप मेरे को निसंकोच कह सकते हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। टीम के लिए जो भी होगा, प्रहलाद दा के लिए तो जो भी होगा, मैं सच्चे भाव से, सच्चे मन से जितनी मेरी क्षमता है मैं ज़रूर पूरा करूँगा। कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया तो हम उनके सपनों को जरूर आगे वो करेंगे। निधि जी और उनका गीत बहुत जल्दी आपके बीच देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी तमन्ना थी यार उस गीत को मेरे सामने होता था, अब क्या करना चाहिए, लेकिन जन जन तक हम गीतों को पहुंचाएंगे। और सभी से का धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और आज पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड ही नहीं, आज दिल्ली में उनका शोक सभा है, मुंबई में उनकी शोक सभा है, डीडी हाट में हो चुकी है उसी दिन, और देहरादून में एक हो चुकी है, एक आज संस्कृति विभाग के माध्यम से हमारे जितने भी वहाँ पे कलाकार हैं उनके द्वारा वहाँ पे किया जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बोल पाओ। मैंने कहा पहला करना ये नहीं, मैंने कहा एक आपसे, मैंने कहा मैं आप ही के गाए गानों को पसंद करता हूँ, पहले आप गाओगे, उसके बाद उसी गीत को मैं गाना चाहूंगा। फिर एक ऐसा गाना उन्होंने वहां पर गाया कि आदमी उस गीत को सुनेगा तो आखिर लगेगा कि हाँ, गाना था, गाना आगे लागो सब देखनी, मन की आगे नी देखी, किताबें लिखूं सब पढ़नी, कर्म लिखूं नी देखी। तो वाकई में जो उन्होंने ये गीत लिखा है, क्या पता था भगवान को कि हम लोगों को कि प्रहलाद आज इतनी जल्दी हमको छोड़ के चले जाएंगे। और मैं जो जन जागृतिक सांस्कृतिक समिति है उसके लिए बड़े भाई नवीन टोलिया जी ने भी बात कर रखी है देहरादून से, तो हम जन जागृतिक सांस्कृतिक कला समिति को हम बंद नहीं करेंगे। उस टीम को हम जितनी भी हम निःशुल्क हम लोग उस टीम के साथ सभी लोग काम करेंगे, और जन जागृतिक सांस्कृतिक समिति कभी भी जो है बंद नहीं होगी। उसमें मेरे से जितना भी सहयोग होगा निःशुल्क मैं अपनी तरफ से पूरे टीम का साथ दूंगा। और ज्यादा कुछ न कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने मुझे उस गीत में प्रथम पुरस्कार उन्होंने मुझे दिया था। कुछ दिन बाद मैं उत्थान मंच की ही जो 2 मंजिला है जहाँ पे कमरे हैं वहाँ पे मैं गया। प्रहलाद दा से मैंने सिर्फ मजाक में मैंने बोला कि प्रहलाद दा मुझे भी आप अपने ग्रुप में जोड़ लीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, तो आ जा। तो ये उनका टोन था। तो मैंने कहा आप सच कह रहे हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ हाँ मेरे को ज़रूरत है, तो आ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि उत्थान मंच के बाद मेरा पहला प्रोग्राम जो है बरेली, लखनऊ और मेरठ का था, तो वहाँ तू चलेगा मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। मैं गया उस प्रोग्राम में और उन्होंने मुझे पहला गाना बताया कि मेरा एक वंदना होती है के धुरी फुललो मासी को फूला। इस गाने को, इस भजन को तो गाना सीख और मेरे साथ इसको कोरस करना है। तो मैंने उस भजन को सीखा और उनके साथ कोरस किया। बरेली के बाद लखनऊ मेरठ का एक जब प्रोग्राम लगा, वहाँ हम गए तो वहाँ पे कुछ म्यूजिशियंस बैठे हुए थे, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। उनकी कुछ प्रहलाद महाराज जी के साथ कुछ बहस हो गई थी। तो कुछ टाइम बाद जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो प्रहलाद ने मुझसे बोला कि जुगल तू गाना भी गाता है और हारमोनी भी बजाता है, तो कीबोर्ड सीख तू।
मैंने कहा ठीक है। उनका मैंने पहाड़ी की चेलीले वाला गाना मैंने सीखा था, तो कुछ प्रोग्राम मैंने उनके साथ किए थे। प्रोग्राम करते करते महोत्सव होना है, तो वहाँ पप्पू गार्गी जी भी हैं और उसके साथ भी तुझे बजाना होगा। तो मैंने उनसे सीधे बोला कि मैं उस आदमी के साथ, उस मेरा जो टोन था, मैंने उनको बताया कि मैं उस बंदे के साथ नहीं बजाऊंगा। मतलब मैंने उनसे बोला कि मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, कुछ ऐसा मैंने उनका व्यवहार देखा पप्पू गार्गी जी का। तो उन्होंने कहा यार तू जिस तरीके का कलाकार है तेरी पेमेंट मैं दे नहीं सकता। ये तो डिट्टो हो जाता है मेरे गाने। प्रहलादा के पास गए, बोला कि मेरा एक प्रोग्राम है जल जीविका, तो वहाँ मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। प्रहलादा ने कहा हाँ हाँ ले जा, ये तेरे साथ ही प्रोग्राम कर सकता है, मैं इसको पेमेंट नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो मुझे जल जी भी ले गए। मैंने उनसे बोला था प्रहलादा से कि सर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा तू एक बार जा तो सही, एक बार आदमी को परख कि कैसा इंसान है। मैं गया और उसके बाद पप्पू गार्गी जी के साथ मैं ऐसा जुड़ा कि फिर उन्हीं के साथ प्रोग्राम करने लगा। और मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। है समय नदी की धार, है समय नदी की धार, इसमें सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की धार, इसमें सब बह जाया करते हैं। कुछ नेक लोग ऐसे होते हैं जो अपना इतिहास बनाया करते हैं। तो ऐसे हमारे प्रहलाद दा थे। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से भावनाओं में बह गए हमारे नीतीश बिष्ट जी। तो ये चीज सिखाता है कि किस तरह के विलक्षण इंसान थे प्रहलाद दा। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ जुगल किशोर पंत जी को। जितेंद्र तुंग्याल जी हमारे लोक गायक हैं, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। प्लीज मंच पर आए जितेंद्र तुंग्याल जी। हेलो, सबसे पहले पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और प्रहलाद दा का अचानक ये चले जाना हमारे उत्तराखंड की क्षति को, उत्तराखंड की संस्कृति को बहुत क्षति पहुंची है। और उनके गीत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमने स्कूल कॉलेज में उनके गीतों में काफी परफॉर्मेंस किया है, काफी गीत उनके गाए हैं। और उनसे मेरी पहली मुलाकात 2007 में हुई थी, जब मैं पहले एल्बम के लिए रिकॉर्डिंग के लिए हल्द्वानी आया था। और जिस कंपनी में मेरी रिकॉर्डिंग थी, माँ वैष्णो प्रोडक्शन, उसी के बगल में उनका भी कमरा था। तो एक दिन मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने काफी चीजें मुझे वहां पर समझाई कि कैसे आगे बढ़ना है। और कई मंच हम लोगों ने साथ किए और काफी चीजें उनसे सीखने को मिलती थी। और एक बार की बात है, चांदनी पैजेस से मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी, संगीता में फोन करोना वाली गाने की। तो नरेंद्र टोलिया सर ने बोला कि इस गाने के लिए तुम्हें थोड़े दिन प्रहलादा के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी करके। तो ठीक हुआ, मैं उसका उनके घर गया, प्रैक्टिस करी। तो उन्होंने मुझे जिस दिन प्रैक्टिस करे थे उसमें हमारे पप्पू गार्गी जी भी जिंदा थे, तो उनके कमरे में हमने प्रैक्टिस करी थी। तो जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने मुझे टोका वहां पर, बोला कि यार कैसे गाने चल गए तेरे, तेरी टोन तो अच्छी है बट गायकी तो तेरी बहुत ही बेकार है। अगर मेहनत करेगा, आगे बढ़ना चाहता है तो बारीकियां सीख और आगे बढ़। उसके बाद मैं घर गया, उसके बाद प्रैक्टिस करी मैंने घर में कुछ दिन। उसके बाद फिर मैं दोबारा आया हल्द्वानी। उसके बाद संगीता में फोन करूंगा कि जब गाने की जब प्रैक्टिस चल रही थी तो उस समय मैंने इसमें कुछ और ही शब्द लिखा था जब ये गीत बना हुआ था। तो इसमें उसके बाद वो अंदर से बाहर आए, उन्होंने बोला अरे यार किस टाइप के गाने, आधुनिक जमाने के हिसाब से चलो, संगीता में फोन करूँ मैं, तुम नहीं उठा ली, मैसेज भेज लो। ये शब्द जैसे वो अंदर से गा के आया था, मैंने इस धुन पे उस गीत को, उस शब्द को इस धुन पे मैंने जब बिठाया तो ये गाना बहुत अच्छा बन गया और बहुत सुपर डुपर
वो गीत हुआ, बहुत ज्यादा हिट हुआ ये गीत। उसके बाद फिर कई टाइम बाद मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद एक प्रोग्राम में हमारी मुलाकात हुई, फिर उन्होंने बोला कि लगता है कि आजकल तू घर में प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, मैंने कहा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बोला कि अब तेरी गायकी में पहले से काफी सुधार है और ऐसी प्रैक्टिस करेगा तो 2016-17 के बाद जितने तुम ख्याल को मार्केट में पछाड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो वो टोकते जरूर थे लेकिन डांटते भी थे, तो जो उनकी डांट थी वो भी जो है आशीर्वाद बन के मतलब हमें बेनिफिट दिलाते थे। तो ज्यादा न कहते हुए एक बार फिर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूँ। धन्यवाद जितेंद्र तुंग्याल जी, हमारे लोक गायक। आपने अपने अनुभव को शेयर किया और जिस तरह से आपने बताया कि आदरणीय प्रहलाद दा अपने जीवन काल में जिस तरह से लोगों को समझाते थे एक गुरु की तरह, एक पिता की तरह, वो बहुत ही अतुलनीय है, अनुकरणीय है। ये आगे कर लीजिए प्लीज, ये नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। हवा चल रही है इस समय, थोड़ा मौसम बिगड़ा हुआ है। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ सीखने की बात हमारे सामने रखी। ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी को मरणोपरांत याद किया जाता है हमेशा हमेशा। तो प्रहलाद मेहरा एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नौजवान 53 साल की उम्र में चले गए ना। तो हमें समाचार सुना तो हम स्तब्ध रह गए। हमने कहा प्रहलाद मेहरा अरे चले गए? कहाँ चले गए? तो हम घर में गए, हमें कुछ कहने को नहीं मिला कि ऐसा व्यक्ति इसके अंदर उत्तराखंड की ऊर्जा थी। उत्तराखंड ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में, लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, इस हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो सांस्कृतिक मंच हैं, सांस्कृतिक संस्थान हैं, उनमें भागीदारी करने का उनको मौका मिला। जहाँ तक व्यक्तिगत संबंध है उसके बारे में ज़्यादा क्या कहें। बिंदुकत्ता और हल्दूचौड़ में कोई दूरी नहीं। बिंदुकत्ता में हमने कई प्रोग्रामों में उनको देखा, और यही नहीं, जब मिनिस्टर था तो मुझे एक इन्विटेशन मिला था मुंबई से, मैं चीफ गेस्ट था। तो शायद मुझे याद आ रहा प्रहलाद मेहरा जी भी वहाँ पर आश्रम में थे। लखनऊ वाली भी टीम भी हमारे पास आती थी। लखनऊ के बहुत विस्तृत जी मुझे याद आ रहे हैं। वहाँ भी मैं गया तो वहाँ भी प्रहलाद मेहरा जी। तो प्रहलाद नाम एक ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। तो आप सबके लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। आदमी चले गया लेकिन नाम जिंदा है, उसका काम जिंदा है, उसकी सोच जिंदी है, उसके विचार जिंदे हैं, उसके गीत जिंदे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच से चले गया तो ये मान के चलना चाहिए कि उनके बताए हुए मार्ग पर कहा कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु तो परम ब्रह्म के समान होता है। तो हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, और एक नहीं कहीं प्रहलाद मेहरा आपको प्यार हो, ये मेरी शुभकामनाएं। तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम प्रहलाद जी को, उनका हंसमुख चेहरा, आहा गजब, उनका हंसमुख चेहरा, उनकी टोपी हमें बहुत बार याद आती है। और कभी कभी हमारे राजनीतिक मंच में भी उन्होंने भाषण दिए। तो वो व्यक्ति एक ऐसा महान व्यक्ति था, वो चेहरा एक ऐसा चेहरा था जिस चेहरे को समझने की आवश्यकता है। इस चेहरे को सारा उत्तराखंड नहीं, इंडिया के कई क्षेत्र जानते थे। मैं उस परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके बच्चे जिसने जीवन मेहरा है ना, क्यों नीरज मेहरा, जिसने शासन का चुनाव लड़ा, हाँ चुनाव लड़ा, शासन में अध्यक्ष रहे। प्रहलाद जी मेरे पास आए, दुर्गापाल जी आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा ये कोई कहने की बात है,
आशीर्वाद आज ही नहीं हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा और मरणोपरांत भी रहेगा। आज हमारे बीच में नहीं। ऐसे व्यक्ति को, इस व्यक्ति ने समाज को शिक्षा दी है, समाज को दिशा दी है, समाज को रास्ता दिया है। और विशेष रूप से हमारी जो पर्वतीय संस्कृति थी, चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, उस पर कई आधारित ऐसे गीत बनाए, आहा, उनको सुन करके हम सब लोग गदगद हुए। ये बहुत बड़ी बात हम सबके लिए है और इसी सोच को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और प्रहलाद मेहरा जी को हमेशा हमेशा याद करेंगे, जो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन अमर है। तो मित्रों, इस विश्वास के साथ कि व्यक्ति अपने अनुभव साझा करता है, तो मुझे भी इतनी बड़ी उम्र हो गई लेकिन प्रहलाद जी के साथ अपने अनुभवों को साझा करने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ सांस्कृतिक मंच को, जिन्होंने यह कार्यक्रम यहाँ पर किया है। वो साधुवाद के पात्र हैं, इसलिए कि याद करना हम सबके लिए बहुत जरूरी और अपने भाव, अपने विचार प्रकट करना ये भी अति आवश्यक है। और उनकी जो विचारधारा थी उसके अनुसार चलने का हम सब संकल्प लेते हैं, तो उसका बड़ा भारी महत्व है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करते। हिंदी भाई, आपने बुलाया और उस सेवक को यहाँ पर आने का मौका मिला और हमारे प्रहलाद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला। मैं अपनी ओर से उस महान व्यक्तित्व को, जिसने हमारे उत्तराखंड में बहुत कुछ दिया है और दे करके चले गया, उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही साथ इस संकल्प और विश्वास के साथ हमारे युवा भाई जिन्होंने अपने भाव यहाँ पर व्यक्त किए, ऐसा होता है गुरु की बात और जिन्होंने उनका साथ साझा किया है, वो बातें जब आती है मन में, निश्चित रूप से जो आंसू नहीं होते, ये आंसू नहीं है, उनकी विचारधाराओं के प्रति अपनी सोच है। तो निश्चित रूप से जिनके साथ जिन्होंने संपर्क किया है, उनको सबके आंख नम है, आंखों में नमी है। इसलिए हमें भी लग रहा है, क्योंकि हमारा भी कई प्रकार से उनका साथ रहा और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उस महान व्यक्ति को याद करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं आप सबको साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनः इस संपर्क के साथ आदरणीय परम श्रद्धेय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हरिश्चंद्र गोपाल जी, आपने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की और श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करी प्रहलाद दा को। मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कैलाश, सबसे पहले पवित्र आत्मा के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत भावुक और बहुत ही अपूर्णीय क्षति हमारे उत्तराखंड को हुई है, संगीत जगत को हुई है और मेरे जैसे कई लोग जो इस क्षेत्र में अभी आए हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक प्रकार से जो जिस दिन मुझे समाचार मिला कि प्रहलाद आप नहीं रहे, उस दिन ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा हुआ। मैंने अपने साथ में एक था, मैंने कहा यार, एक पहाड़ी में कहते हैं कि हम लोग उनसे मूल्या क्यों, मतलब जिनके माता पिताजी की डेथ होती है तो पहाड़ी में मूल्या कहते हैं उनको। तो ये भी संगीत के क्षेत्र में हम लोगों को अनाथ करके गया, जो इनको देख के सीख रहे हैं। इस बात को अन्यथा ना लें, जितने भी लोग हम लोग बैठे हैं। मुझे स्पेशली उत्तराखंड में 2 सिंगरों के गीतों का बहुत इंतजार रहता है कि ये गीत आएगा और इसमें से कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिला है। एक आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी और हमारे कुमाऊं की तरफ से आदरणीय प्रहलाद मेहरा जी। तो मैं
संगीत की शुरुआत गाता तो बचपन से ही था, मगर मुझे प्रहलाद मेहरा जी के बारे में 2008-9 में पता चला। जब एक झूमी को कार्यक्रम शुरू हुआ तो मैं हिंदी गीत गाता था, मेरे को पहाड़ी गीत उतने नहीं आते थे उस टाइम पे। तो एक दोस्त ने बोला कि यार तुम ऐसा करो कैलाश भाई, प्रहलाद मेहरा जी की कैसेट लेके आओ। तो मैं दुकान में गया, प्रहलाद मेहरा जी की कैसेटें लाया। तो मैंने कहा ये तो कमाल है, रबड़ बैंड कैसेट ली और उसमें और अन्य कैसेट, एक गीत था जुनैली रात में धुनी साथ में, रात काटी जानी बात बात में, मेरा भी जोनर इसी प्रकार का था। वो गीत सुना मैंने और उसके बाद झोड़ा सुना। झोड़ा भी मतलब एक चौकोड़ी का धारापन, हल्द्वानी गाड़ी में मेरी रुना के रंगीला भावर। उसके बाद छपेली सुनी, वही माँ जा कांचो तेरो जलेबी को डाब। मैंने कहा ये बंदा कमाल है। और उसके बाद एक ऐसा गाना सुना जिसके बाद तो मैं कायल हो गया कि बागीशर बाजार भागोली खड़ी नी ठाड़ी हाईवे। एक थोड़ा सा टफ विधा है। हमारे कुमाऊं के एक वर्सटाइल सिंगर जब वो लोकगीत गाते थे, ऐसा लगता था ना ये लोकगीत ही गाते होंगे, मगर जब उन्होंने नीला नीला प्यारा आंखा नीलमा गाया तो फिर लगा कि वाह, ये तो कंपोजिशन भी बहुत अच्छी गाते हैं। तो मैं एक प्रकार से फैन हो गया था उसके बाद। तो सरलता इतनी है कि जब आदरणीय प्रहलाद मेहरा जी मुझे मिले, मैंने बताया उनको, फिर आदरणीय टोलिया सर के माध्यम से एक हमारा परिवार बन गया, चांदनी इंटरप्राइजेस परिवार बन गया। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात कि मैंने 3-4 लोगों से सुना कि प्रहलादा पीठ पीछे तारीफ करते हैं, मगर मेरे सामने ये कहते थे कैलाश देखो अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा हो सकता है, लगे रहना, सोचना और क्या हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और एक बार एक कार्यक्रम में गए थे हम, कोई फैमिली कार्यक्रम था, हम लोगों के बीच का कार्यक्रम था। तो भजन गाने की बात आई। वो भाई यार भाई मेरे को तो भजन वैसे अच्छे आते ही नहीं है। मैंने कहा दादा आपका वाला गीत गाएंगे, यो हिमालय माजर। और मेरी दिली ख्वाहिश अभी भी है कि मैंने कभी भी उसको, वैसे मुझे मौका नहीं मिला कि मैं यो हिमालय माजर, पीछे से ग्रुप डांस हो रहा है और मैं गाना गा रहा हूँ, कभी नहीं। और मैंने दा को बोला तू गा, मैं कोरस करूंगा। ये महानता, मतलब इतने बड़े कलाकार जो कि मतलब हमारे सोचते भी नहीं थे मुलाकात करेंगे। और जिस दिन मुलाकात हुई मैंने अपनी इच्छा बताई तो उन्होंने बोला कि तू इसको गा, मैं पीछे से कोरस करूंगा। ये उनकी सादगी थी, उनकी सादगी का मैं हमेशा फैन रहा। और क्या कहूँ, मतलब जितना उनके अंदर, जितनी उनकी सोच, और जैसे अभी हमारी पुष्कर दास से भी बात होती, गाना कोई भी गाते थे तो फिनिश बिल्कुल बारीकी से फिनिश करते थे, लगता ही नहीं था। मतलब बहुत कम लोग गायकों को मैंने सुना है जो कि कंपोजिशन भी बहुत प्रॉपर गाते हैं। उनमें से प्रहलाद मेहरा जी ऐसे हैं कि जो लोग भी गाते हैं, जोड़ा चांचरी गाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ठेठ गांव का कोई बंदा गा रहा है, कंपोजिशन गाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत सीखा हुआ बंदा गा रहा है, मतलब कमाल के। और नीतीश भाई ने बताया कि फर्स्ट मुलाकात में ऐसा लगता था कि इनको नहीं आता है। जब इनका रंगबंग गाना रिलीज हुआ, मैंने कहा दादा उसका मतलब क्या हुआ जो आपने गाया था कि पढ़नी भली रामायण लिखनी चितेरा, ये मेरा फेवरेट है मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अरे ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया था। मैंने कहा दादा ऐसे तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। फिर जब मुलाकात इस बार देहरादून में हुई, पहली बार उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई, इवन जीवनदा मंगलदा के बारे में, हम लोग कैसे करते थे, प्रोग्राम करते थे, पंगे होते थे और खाना पीना सब चीज, और गाने की स्टोरी बताई कि ये गाना मैंने ऐसे लिखा, ये गाना ऐसे लिखा। मतलब ये बहुत ही बड़ी क्षति है हमारे उत्तराखंड संगीत के लिए, और स्पेशली मेरे जैसे उन सभी नवयुवकों के लिए जो कि हमारे उत्तराखंड संगीत में आना चाह रहे हैं, उनके लिए। मैं स्पेशली अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत इंतजार रहता था प्रहलादा का ये गाना आएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, एक मेरा गीत सर ने बोला था कि रणसिंह बाजी तुतुरी बाजी गीत इसको करना कैलाश, इसका ओरिजिनल ढूंढना। मैंने ओरिजिनल ढूंढा और उस दिन सौभाग्य से प्रहलादा भी यहाँ शारदा होटल में थे। मैंने कहा दादा इसमें क्या करूँ ऐसा, तो बोला उसमें कुछ एक चीज और ऐड कर दे। उन्होंने एक हुड़की बोल बताया मुझे ये भी नहीं पता था कि हुड़की बोल कैसे बोलते। उन्होंने कहा कि ये डाल दे, गिरी झुमका बारबीसी बोसिया से न गिरी झुमका चांदी खेतों माजर। वो ही इतना गजब रहा
तो बोल रहे थे। उसके बाद फिर मैंने ये किस्सा किसी और को सुनाया प्रहलादा के सामने, तो बोल रहे थे यार मैं अपनी अच्छी अच्छी चीजें तो इनको बता देता हूँ, अब इस गाने को मैं दोबारा गाऊंगा। उन्होंने बोला कैलाश इसको मैं दोबारा बनाऊंगा, तो गजब चीज हो गई। तो मैंने कहा दादा आप बहुत कमाल करोगे, हमें भी इंतजार रहेगा आपका जब भी ये गीत आएगा गिरी झुमका वाला। तो बहुत कमाल की शख्सियत, मतलब इतना डाउन टू अर्थ, इतना वाकई में बिल्कुल लोग शब्द प्रहलाद मेहरा जी का चरित्र लोग शब्द को परिभाषित करता है, जो लोग की शुद्धता होती थी। पैसों को कभी बोलते थे कि मैंने कभी चाहा ही नहीं, मतलब मैंने इसलिए संस्कृति विभाग में इसलिए रजिस्टर्ड मंगाया कि मैं चाहता ही नहीं था ये आयोजक कमेटी से लाओ, मैंने गाना गा दिया, मैं पैसे, मैंने प्रोग्राम कर दिया, मैंने फोटो खिंचा दी, मैं अपने आप ले लूंगा। ऐसे बिरले व्यक्ति हुई। हमारे विवेकानंद जी कहते थे कि दीपक की तरह धूप धूप के मत जलो, मशाल की तरह जलो और बुझ जाओ। उनमें से एक हमारे प्रहलाद मेहरा जी आए और हमारे लोक संगीत को इतनी ऊंचाई तक ले गए। हमारे लिए, मैं कह रहा हूँ मेरे इस जन्म के लिए तो इतना गा दिया इन्होंने कि अगर उसी को भी मैं मनन करूंगा उन्हीं चीज को, तो मैं अपने मतलब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मगर ये बहुत बड़ी क्षति थी कि अभी उनके कई ऐसे प्रोजेक्ट थे, कई ऐसी सोच थी जो आने थे, चाहे पहाड़े की चिली, बहनों का बेटियों का दर्द भी गाया, और उसी में नौजवानों के लिए गाया चांदी बटा नेताजी कुर्ती कॉलर, उसमें नचाया, और हिमाल बचौंसा करके पर्यावरण के गीत गाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चेली न मारा, सामाजिक गीत गाए। मतलब ऐसा व्यक्तित्व तो मुझे नहीं लगता कि इस सदी में दोबारा होगा। तो मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में। ओम शांति। कैलाश कुमार जी, आपने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से शोक संतप्त परिवार के साथ ही आपने सभी को बहुत भाव विभोर कर दिया। उनकी यादों को आपने यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ नीरज चुफाल जी, प्लीज मंच पर आए। नीरज चुफाल जी। धन्यवाद रिम्पिदा। ओम शांति मामू जी। और सभी लोगों ने यहाँ पर अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हमारे प्रहलाद मामा जी के बारे में। तो कल ही हमने अपने भाव, तो वैसे कल जब हम हल्द्वानी में श्रद्धांजलि कर रहे थे, एक कलाकार वहाँ ऐसा नहीं था जो रोया ना हो, और बहुत फुट फुट कर रोए हम सभी लोग वहाँ पर। तो कैलाश दा ने बहुत अच्छी तरीके से मेरे भी दिल की बात आप सभी के सामने रखी। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस उनसे मैं हालांकि बहुत यंग कलाकार हूं और काफी अच्छे संबंध मेरे बने। गिटार फिनाले के बाद जब चांदनी एंटरप्राइज से हमें मौका मिला एक एक गीत फ्री में गाने का, तो प्रहलाद मामा ने मुझे बुलाया, तू हमारा वांग है, तुम ही कलाकार बनो, उन्हें लियो। और जब गए तो मैं प्रहलाद मामा से जिद कर रहा था, मामा पहला गाना आ रहा था कुछ बढ़िया सा चटकीला डीजे टाइप का बनाई, क्योंकि ट्रेंड उस टाइम चल रहा था, मुझे उतनी समझ नहीं थी। तो उन्होंने बोला नहीं रुक जा, अभी शुरुआत कर रहा है तो पहले धीरे धीरे से ऋतुमास पल छीना मैंने एक गाना गाया था उसको गाएगा तो तेरी आवाज में अच्छा लगेगा करके उन्होंने बोला। तो मैं ना समझता उस टाइम पर म्यूजिक में शुरू कर रहा था, तो उन्होंने ऋतुमास पल छीना बहुत प्रैक्टिस कराई अपने वहां ले आकर। और जब उन्होंने रंजीत दा के वहां जब हम रिकॉर्डिंग में थे तो साथ में बैठ के ऐसे गा, तो बहुत उन्होंने पहला गाना मेरा ऋतुमास किया। मेरी जर्नी ही उत्तराखंडी संगीत में उस गाने से हुई। और कभी भी अभी गर्मियों का टाइम आ रहा था तो अक्सर वो अपने हल्द्वानी वाले घर में हुआ करते थे और वहीं पर गाने बनाते थे। तो मेरा घर उनके वहां से बहुत नजदीक पड़ता, तो मुझे फोन करके बुला लिया करते थे, आजा थोड़ा हुड़का ढोलक बजाएगा, संगत करेगा, और तेरे पास क्या क्या मैटर लिया उसको सुधारते हैं, अच्छा करते। तो ये सारी चीजें उन्होंने करी। जितने भी हम युवा कलाकार हैं, चाहे मैं ममता आर्या का नाम लूं, जितने भी हम यंग कलाकार हैं, सभी को उन्होंने बहुत कहां पर कैसा करना है, एक तो स्ट्रेट बोलते थे वो, सीधा, कोई बातों को घुमा फिरा के नहीं बोलते थे। अच्छा है तो अच्छा ही है, गंदा है तो मजा नहीं आ रहा, इसको मत कर, ऐसे बोल देना। उनका ये बहुत बड़ी बात थी उनकी। और उन्होंने जैसे कैलाश दा ने बोला कि कोरस करना, तो हम लोग जब डीडीआर नंदा महोत्सव में जाते थे, कहीं पर भी जाते, तो मैं अल्मोड़ा अंग्रेज गा रहा हूं, मेरे पीछे इतने महान सिंगर जब हम पैदा भी नहीं तब से गा रहे, तो वो कोरस कर रहे। शायद हम जब उनकी उम्र में हो और नए कलाकार हो तो हमारी ऐसी हिम्मत ना बने कि हम कोरस उनके पीछे करें, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने सरल स्वभाव के वो व्यक्तित्व थे कि वो हमारे पीछे, हम ही बोला नंतिन यार उना समय में, तो हमारे
पीछे वो कोरस करे तो ये कितनी बड़ी बात है इतने महान सिंगर द्वारा। तो उनसे ये चीजें सीखने के लिए मिली, गर्मजोशी से मिलना, हमेशा हंसते हुए बात करना, और 4 आदमियों के बीच में बैठते थे तो वाह वाही निकालते थे वो, और बहुत अच्छा लगा। और कम तारीफ करते थे हमारी, और अच्छी बात है कि वो कम तारीफ करते थे, लेकिन जो चीज हमको बतानी चाहिए वो चीजें ज्यादा बताते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि ज्यादा किसी को चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना है। तो ये बहुत बड़ी बात थी उनकी, उनसे मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी, और बहुत जल्दी चले गए हमारे मामू जी। अगर वो 10 साल और होते तो उत्तराखंड में रौला काट के चले आते, मैं पहले ही बोल रहा था, क्योंकि उनके हिट होने का टाइम अब आया था। अब वो साल भर में जो भी गीत निकाला करते थे 1 या 2 वो बम ही होते थे, और अब प्रोड्यूसर्स को समझ में आ गया था कि प्रहलाद मेहरा जी क्या चीज है, क्योंकि कैसेट्स के दौर पर वो जो एक रीजनल हमारा वो हुआ करता था उसमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर उनको नहीं मिला, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से, चाहे आप ऐजा मेरा दानपुरा से जब उन्होंने नई पारी खेलनी शुरू करी, छक्का छीना, उसके बाद तो ये रंग भंग ने ऐसा कमाल किया। हालांकि पुराने लोकगीत थे, लेकिन उनको जो उन्होंने दिखाया हमारे सामने, जो एक थीम बनाई अल्टीमेट थी, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट उन्होंने मेरे सामने भी डिस्कस किए थे, और उनके काफी सारे सपने अधूरे रह गए। हालांकि ये तो भगवान के हाथ में कि एक लिमिटेड टाइम हम सभी को मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने उतने में ही अपनी एक ऐसी छाप छोड़ दी, वो हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। तो वी रियली मिस यू मामू, और आप जहां भी हैं वहां से हम सभी को ऐसी आशीर्वाद देते रहिएगा, और हम आपके नाम को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ये हम वादा करते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। धन्यवाद नीरज चौफाल जी, बहुत ही भावपूर्ण तरीके से आपने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वास्तव में जो बुनियाद प्रहलाद दा अपनी बना के गए, हमारे उत्तराखंड के लोक कलाकारों के लिए बना के गए, जो वृक्ष बना के गए, आज उसकी शाखाएं, उसके सभी जो हमारे लोक कलाकार हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए कि किस तरह से वो सार्थक आलोचना करने के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे, कभी घुमा फिरा के नहीं बोलते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हेमंत बिष्ट जी भी, जो एंकरिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। जब मैं नैनीताल में एंकरिंग करता था तो मुझे याद है कि जो उनकी भाषा शैली है मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। हालांकि उनकी जो शैली है बोलने की, हमारी अपनी अलग शैली है, लेकिन उनकी जो भाषा शैली, हिंदी में जो पकड़ है उनकी, मुझे बहुत सीखने को मिलता था कि जो अतुलनीय, अनुकरणीय, अद्भुत, अप्रतिम, ऐसे शब्द बोलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन से ही जब मैं एंकरिंग करते हुए आ रहा था। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि प्रहलाद दा के विषय में जो हमारे यंग कलाकार हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना चाहिए। जो उनकी विचारधारा है और जो संस्कृति को आगे बढ़ाने की जो एक चेष्टा उन्होंने की, आज हम सब लोगों ने उनको आगे बढ़ाना है। वो चले गए, लेकिन हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से संकल्प लेना होगा कि आज जिस तरह से विश्व पटल पर आज पूरे विश्व में आज हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को एक पहचाना जा रहा है, तो ऐसे ही प्रहलाद दा की तरह हमारे अन्य कलाकार भी अपने अपने क्षेत्र में एक नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी शख्सियत को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने एक लंबा इतिहास बनाया है इस उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अपने चांदनी इंटरप्राइजेस के माध्यम से उन्होंने हमारे लोक कलाकारों के गीतों को सुपर डुपर हिट बनाया है और उनको एक मार्गदर्शन भी दिया है। तो आइए इस श्रृंखला में मंच पर आमंत्रित करता हूँ परम आदरणीय नवीन टोलिया जी। मैं आपसे धन्यवाद बड़े भाई रिम्पी सिंह। आज हमारे उत्तराखंड के लोक गायक प्रहलाद मेहरा जी, जो कि बीच में ही अपनी यात्रा को छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में चले गए हैं। मैं इस मंच पर देख रहा था कि और अनुभव भी कर रहा था। देखिए, कलाकार इस समय फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या अनेक तरह के इस तरह के माध्यम है जिसके कारण हम लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, लेकिन कला को सींचने का काम, क्योंकि एक कला ऐसा होता है कि धीरे धीरे निखरती है और कई सारे कलाकार जो कि कलाकार बनते हैं बाद में या उसको परिपूर्ण होते हैं, तो एक यात्रा होती है, एक जर्नी होती है और उस जर्नी की जड़ जब और आज भी हम उन गीतों को सुनकर हम उत्तराखंड की संस्कृति से हम परिचित होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जो नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं,
वास्तव में जो भावपूर्ण भंगिमाएं हैं उसमें जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं वो वास्तव में कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। जो हमारे उत्तराखंड के गीत हैं, चाहे हमारे प्रहलाद दा के हों या अन्य कलाकारों के, हर गीत में कुछ ना कुछ संदेश छुपा होता है, यहाँ के संस्कार छुपे होते हैं। हमारे बीच में आदरणीय सतीश घेतोड़ी जी भी आ गए हैं, हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आपका भी मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ जिला पंचायत सदस्य आदरणीय कमलेश चंदोला जी को। आप भी पहले पुष्प अर्पित कर प्रहलाद दा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद इस मंच पर आकर आप भी अपने अनुभव शेयर करेंगे। आइए, और मैं एक दुखद सूचना भी देना चाहूँगा। हमारे लोक कलाकार आप जानते हैं नैन नाथ रावल जी, उनकी धर्मपत्नी जी का आज निधन हो गया। ये भी हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, तो हम उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने चरणों पे उनकी आत्मा को स्थान देगा। आइए आदरणीय कमलेश चंदोला जी प्लीज। होते हैं कि जो हर हमेशा जेहन में जिंदा रहते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा था कि प्रहलाद दा ने लोगों को जिस तरह से मार्गदर्शन देते थे, जिस तरह से लोगों को सपोर्ट करते थे, क्योंकि बहुत बड़े कलाकार थे। 1986 में जब गोपाल बाबू गोस्वामी के, उस समय से हमारी पहाड़ की संस्कृति, झोला, देवेरी, झांझरी, सबको, और पहाड़ का जो दर्द है उन्होंने संगीत के माध्यम से जन जन तक लाने का प्रयास किया। और बहुत सारी कैसेट, बहुत सारे एल्बम, बहुत सारे गानों के माध्यम से पहाड़ की संस्कृति और हमारी लोक कला जो है उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन उसके साथ साथ कई कलाकार जो कलाकार वास्तव में कला छुपी रहती है, लेकिन थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट होता है तो एक सही डायरेक्शन मिलती है तो वो कला बाहर निकल के आती है और वो उसको नए रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें जो सहयोग करने की और बहुत सरल, क्योंकि अभी उनके सामने हमारा शिशु मंदिर है, उसमें काम भी चल रहा था। पिछले 8-10 दिन पहले वो किसी काम से अपने संजय नगर वाले आवास पर आए हुए थे, क्योंकि उनके जो छोटे भाई हैं मनोहर भाई, वो संगी है और हम भी संगी हैं, तो निरंतर हम लोग मिलते रहते हैं। तो उसी शाम को हम कुछ कार्य विद्यालय का वहाँ पर चल रहा था, निर्माण कार्य, तो वो वहाँ पर आए और बहुत सरल तरीके से कई सारी बातें उन्होंने बताई। लगभग आधा घंटा हमने साथ में व्यतीत करा। तो बहुत सरल, क्योंकि जहाँ भी हम सुनते थे उनके गानों को, तो चाहे रंग भंग अभी हाल में जो लॉन्च हुआ था उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। और आप देखें तो जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया गया था, शायद वो अनुपम था। और शायद ही इस सिस्टम से या इस तरीके से गानों को जो है हम देखने को मिलता है। और इतने बड़े कलाकार और बहुत सरल, सहज और हर हमेशा हंसने वाले। मैंने इससे पहले जब दानू स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, वहाँ भी उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, कि मंच से मुझे भी आमंत्रित किया था, वो भी वहाँ पर आए थे, उन्होंने गाना भी अपना सुनाया था। तो बहुत बड़े कलाकार थे और बहुत सरल और सहज तरीके से और हर हमेशा हंसते रहते। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदमी को अंदर से खुश होना सबसे जरूरी होता है। हालांकि जैसा कि ठाकुर जी ने बताया कि उनके अंदर बहुत दर्द था, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि अगर दर्द मैं लोगों से शेयर करूंगा तो यह दर्द, ये दुखी होगा। तो यह सोच के शायद वो इतने सरल सहज थे कि सारा दर्द खुद पी जाते थे। और पुष्कर भाई से भी जैसे चर्चा हो रही थी मेरी कि पुष्कर मेहर जी से परसों हम घाट पर भी काफ़ी देर तक वहाँ पर रहे। लगभग शायद शुरू में हम लोग गए थे और लास्ट तक फिर तो शायद पुष्कर भाई हरिद्वार भी गए थे उनके भाई के साथ। तो एक उनसे फैमिली से, उनसे तो उतना टच नहीं था मेरा, क्योंकि हालांकि मैं भी कई कलाकारों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा भी कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं क्षेत्र में। कल वैभव भाई ने बताया कि कल उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। देखिए आज हमारे लोकप्रिय सांसद जो अजय भट्टी का कार्यक्रम है इस क्षेत्र में, और मुझे हर हाल में वहाँ उपस्थित होना था। और कई लोग शायद हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सब उनके साथ हैं, लेकिन एक लगाव था, एक अंदर की इच्छा थी कि नहीं उनकी श्रद्धांजलि सभा मुझे हर हाल में। क्योंकि इससे पहले जब वैभव भाई का फोन आया था अभी, तो पुष्कर भाई का ही फोन आया, तब मैं उनके घर पे ही था, क्योंकि वो संगी हैं तो संघ के कुछ हमारे प्रांत के लोग आए हुए थे, मैं उनके घर पे ही था, उसमें भी सुबह से उनके घर पे ही था। तो एक अंदर का लगाव रहता है। देखिए दुनिया चलती रहती है, जैसा कि ठाकुर जी बता रहे हैं कि दुनिया चलती है, किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है, लेकिन एक लगाव जहाँ पर होता है, एक अंदर की इच्छा जहाँ पर होती है, और अंदर का, जैसे जितेंद्र भाई ने बताया कि जो सहयोग, जो उन्होंने जो बोल, और वहीं पर गानों को, एक बोल ही पूरे गाने को हिट कर देता है। एक ऐसा जो सेंटेंस होता है अगर उस गाने के अंदर आ जाए तो वही हिट कर देता है उस गाने को।
तो कई कलाकार ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ चाहते हैं कि यार इसको चुपचाप से उन्होंने लिया और अपने गाने में दे दिया, लेकिन वो आपके गाने में उस बोल को दे रहे हैं। तो ऐसे कलाकार वास्तव में गिने चुने ही रहते हैं। और मेरा भी भाव रहता है कि मैं भी समाज से लंबे टाइम से, शायद जितने कलाकार रहे, पप्पू भाई से हैं वो आज हमारे बीच नहीं रहे, और गोविंद दिगारी, सबसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, सबसे एक मेरा लगाव भी है, सबसे मेरा निरंतर परिचय भी है। और पुष्कर दास तो ऐसा है कि जब हमने गोलापार और चोरगलिया में जब कार्यक्रम किए थे, उत्तरायण की कई का प्रारंभ किया था, बिंदु कट्टा, लाल कुआं, हल्दी चौक, तो तब से ही इनसे निरंतर संवाद होता रहता है। लेकिन और प्रहलाद मेहरा जी की मेरी भी इच्छा थी कि कई कार्यक्रमों को उनको आमंत्रित किया जाए, और इतने बड़े कलाकार हैं, और अंदर से लगता था कि यार ये कला में परफॉर्म करेंगे तो हमें भी अच्छा लगा, अंदर से खुशी महसूस होगी। लेकिन कुछ जैसा कि ठाकुर जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं। लेकिन जय ने बोलते हुए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अंदर का दर्द लोगों का झलका हुआ है, ऐसी शख्सियत हमारे बीच नहीं रही है, और पूर्णी क्षति हमारे समाज के लिए है, और आप सबके लिए भी है, और हमारी संस्कृति के लिए भी है। कैलाश भाई भी बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने मुझे गाइड करा और किस तरह से मुझे सहयोग करा। इस तरह से हर कलाकार के पीछे वो रहते थे, हर कलाकार को सहयोग करते थे। और जैसे कि ठाकुर जी बताया कि मैं चांदनी इंटरप्राइजेज के जो ऑनर हैं, उन्होंने किस तरह से उनके साथ उनका एक दिन पहले बिताया हुआ, क्योंकि कुछ यादें ऐसी हो सकती हैं तो जहन में रहती हैं, वो हर हमेशा के लिए, चाहे व्यक्ति चले जाता है लेकिन उसकी यादें कभी साथ नहीं छोड़ती हैं, वो हर हमेशा जहन में रहती है, और हर हमेशा उनकी यादों के सहारे ही आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि जय ने बोलते हुए पुनः ऐसे शख्सियत को श्रद्धा सुमन है, भगवान श्री चरणों में उनको स्थान दे, जहाँ भी रहें उनको परम शांति प्रदान हो। और हम सबको इस अपूर्णी क्षति का बहुत दुख है, और दुख भी रहेगा, क्योंकि उनके परिवार से, क्योंकि नीरज मेहरा जबकि कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष बना था, हालांकि जितने भी चुनाव होते हैं सबको तो सहयोग करते हैं, लेकिन वो उसमें मेरे पास आया, बोला कि दादा आपका सहयोग चाहिए, आपका ये है वो है। मैं यार आप तो इतनी बड़ी शख्सियत के बेटे, आपको सहयोग की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, आप तो अपने आप में सफिशिएंट हो। लेकिन फिर भी उस समय से परिवार से भी जुड़ा हूँ, हालांकि 2 बेटे और हैं, उनसे उतना मेरा परिचय नहीं है, लेकिन छोटे भाई, परिवार, सभी से मेरा परिचय निरंतर रहा है। और जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत, अगर लगता है कि कहीं पर कुछ ज़रूरत ऐसी हो जहाँ पर मैं कुछ कर सकूँ उनके लिए, तो निश्चित मेरा करने का प्रयास रहेगा। ओम शांति। जिला पंचायत सदस्य हैं, और आपने भी अपनी यादों को यहाँ पर हम सभी के साथ बांटा है। वास्तव में प्रहलाद दा जितने जिंदा दिल इंसान थे, वो हमेशा लोगों को आगे बढ़ाते थे। ये बात आज सभी लोगों ने यहाँ पर कही, और वो तो हमेशा बोलते थे कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी ताली बजती रहे। वास्तव में जो किरदार जो वो लोगों के बीच में अपना निभाते थे, वो आज हम सभी लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं कि हर तरफ लटकते हुए चेहरे हैं, ना जाने राज कितने गहरे हैं। तो आइए अब मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करता हूँ सोहन लाल जी को कि वो यहाँ पर आए, और आपसे मेरा निवेदन है कि सूक्ष्म शब्दों पे अपने अनुभव को यहाँ पर शेयर करेंगे, और उसके बाद हम 2 मिनट का मौन धारण करके इस सभा को समापन करेंगे। और एक बार पुनः जन जागृति समिति बिंदु खत्ता का हम आभार व्यक्त करते हैं। आइए प्रमादरणीय सोहन लाल जी। धन्यवाद जी। वैसे भी मैं आप मेहरा जी को नमन करते हुए उनके बारे में कुछ बोलने के लिए समर्थ नहीं हूँ। मैं 1-2 बात आपको शेयर करना चाहता हूँ कि वो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, गुरु भी थे, साथी भी थे। यदि बात आती है जन जागृति सांस्कृतिक कला मंच की, तो इस पर 3 मूर्तियाँ थी। पहला मेहरा जी, दूसरे नंबर में मंगल चौहान जी, और तीसरे नंबर में मेरा मैं थे। और 1 महीने का मैंने समय लिया उनको जांचने के लिए अपनी बुद्धि से, और मुझे लगता था कि ये बंदा इतना बड़ा होकर कि मैं कुछ नहीं होगा। मेरे पास 1 महीने तक का जो उन्होंने पूरा संघर्ष किया। मैं थोड़ी सी एक बात ही आपको शेयर करना चाहता हूँ कि वह बिंदु खत्ते में संगीत की जो है एक ऐसा बीज बो के गए कि वहां पर कई बीज आज उपलब्ध हैं, और धीरे धीरे आज वह आगे को बढ़ेंगे। इतना मैं दावा के साथ कर सकता हूँ आपको कि उन्होंने एक बिंदु खत्ते में तब आए पूरा गुरु शिक्षा लेकर के, एक अच्छा गुरु बनकर के यहाँ पर आए, और मुझे जो है उनको समझने में बहुत समय लगा। और मैंने 10-15 साल उनके साथ तो काम किया। उसके बाद
मेरा बेटा कमलेश आर्य है, उसको मैंने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा रास्ता में अपने बलबूते पर जो है सामर्थ्य नहीं था। मैंने 8-10 साल अपने बच्चे को जो है उनके साथ जो है चंडीगढ़ से कोर्स करा करके जो संगीत का वो उनके साथ भेजा और उसने किया। यदि मैं उनकी बात करूं तो जब भी उनके साथ मैं रहा, उन्होंने कभी मेरे को, अभी ये चौहान जी ने कहा कि इनको सजा मिली और मेरे को कभी उन्होंने सजा नहीं दी। सबसे ज्यादा मेरा केयर मेरा करते थे। कभी ऐसा मौका मिलेगा जो चौहान जी के मुख से आप सुनोगे तो मुझे ऐसा लगता था उनके बारे में, उनको समझने में मैंने जो अपना प्रयास किया कि उनका अध्ययन बहुत गहराई से था और उनका जो सत्य था वो बहुत कड़क था, वो किसको बगसते नहीं थे। तो मैं आप लोग ज्यादा नहीं कह करके मैं एक ही बात कहूंगा कि जन जागरूकता इसका बहुत 1 महीने का रिसर्च करने के बाद ये लाइन बनी थी और इसको बनाने में 1 महीना लगा था। और उन्होंने मेरे से एक ही शब्द कहा कि मैं सारी व्यवस्था मैंने कर रखी, बस सिर्फ एक नहीं है। मैंने कहा बोलिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं सबको जोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक लड़कियां नहीं जोड़ सकती है। मैं प्राइवेट स्कूल में काम करता, संगीत का शौक था, तो मैंने जो है लड़कियों को स्कूल से जोड़े हुए थे, तो दोस्त बना रखे थे, व्यवहार बना रखा था। तो सर्वप्रथम लड़कियां, मेरी लड़कियों को जो है मैंने उनको साथ दे करके उस समय यूपी था और सूचना विभाग से जो है उन्होंने वहां पर टेस्ट दे के आए थे। और उसके बाद उनको क्या लगा, बाकी तो ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, एक ही बात और कहूंगा कि उनको क्या लगा जीवन में। तो उनने 5 साल के लिए सूचना विभाग वाला मेरे नाम से किया था। 5 साल का जो है मैंने कहा मेरा जी, मैं तो स्कूल में बच्चों को सिखाता हूँ और मैं नहीं कर पाऊंगा, जितना भी करेगा मैं, बाकी मैं तो हूँ खड़ा हुई। तो 5 साल का जो है मेरे को अनुभव दिया उन्होंने। और उसके बाद सिर्फ एक बात और उनकी याद आई। उन्होंने सिर्फ एक ही बात में, वो उनके साथ में जो शुरुआती की मैंने ढोलक बजाता था, तो एक ही बात में इतनी कड़क थी, 10 बार बताने के बाद मेरे दिमाग में नहीं घुसा। और उस समय उन्होंने माँ की गाली दी थी और मेरी बेटी वहां पर थी, 12-13 साल की थी, और उसने अपनी मम्मी से कह दिया घर जाकर के, बोला घरवाले ने कहा कल से तुम उनके पास नहीं जाओगी। मैंने कहा नहीं, मैं रात भर सोया नहीं, चिंतन किया और मैं उन्हीं के प्रसाद से मैंने स्कूल में जितने भी 14-15 स्कूल में काम किया, सारे गाने मेहरा जी की, सारी डायरी मेहरा जी की, सारी शिक्षा मेहरा जी की। आज भी मैं जो बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ सब मेहरा जी का ही है। मैं अंत में ज्यादा न कह करके उनको बहुत नमन करता हूँ। जहां भी रहे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सोहन लाल जी, आप बहुत ही ज्यादा भाव विभोर हो गए और शायद यादों में इतने ज्यादा खो गए कि बहुत कुछ दर्द आपके दिल में यहाँ पर हमने देखा। तो आइए अब 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। प्रहलाद दा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के बाद अब हम प्रहलाद दा के घर जा रहे हैं और हमारे साथ अभी ऋतु दी और प्रभारी है। मिलते हैं प्रहलाद दा के घर। अब हम प्रहलाद दा के घर से वापस आ गए हैं और अब नैनीताल की तरफ को जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम डीके रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो हल्दू चौड़ में है, यहाँ पे हम सभी मौजूद हैं। जनजागृति सांस्कृतिक कला समिति के जितने भी सदस्य हैं, कलाकार हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और अभी हम प्रहलाद मेहरा जी को श्रद्धांजलि दे के आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभय उपाध्याय जी का स्टूडियो है हल्दू चौड़ में, तो सोचा आज प्रहलाद मेहरा जी के ही कुछ गाने हम गाएं और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करें। तो पहला गाना कै धुरी फुलालो मासी को फूला, ये गाना है जिसको प्रहलाद दा हमेशा स्टेज में सबसे पहले गाते थे
तो आइए उसी से शुरुआत करते हैं। या
मजा आ गया यार वाला तुम्हारे तुम्हारी तेरा कहां जा रहा कानपुरा वाला गाड़ी जाता कौन सी दानपुरा? हाँ मैं गाऊंगा। अरे पहले स्टार्ट कैसी कहते यार ऐसा नहीं ऐसा अपने मोबाइल से जैसे लग रहा
मिलके ये फैसला किया है कि हमारी जो जन जागृति समिति है उसको सब लोग मिलकर चलाएंगे और वो कभी बंद नहीं होगी। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अब हम घर को ही वापस जा रहे हैं और आगे क्या ही वीडियो ना हो आपको ऐसा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब हैप्पी रहें, खुश रहें और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना मेरी वीडियो को।